द लास्ट ऑफ अस टीवी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि साल 1968 में साइंटिस्ट ने वार्निंग दिया कि जब पृथ्वी का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायरस नहीं फंगस हमारे लिए खतरा बनेगा। और फंगस वायरस बैक्टीरिया से भी ज्यादा डेडली है क्योंकि वो हमें मारने की जगह ब्रेन को ऑल्टर कर सकते हैं और भी ज्यादा लेवल पर स्प्रेड हो सकते हैं। कट टू ईयर 2003 जब अपोकलिप्स सभी जगह फैल जाता है और जोल अपनी बेटी सैरा और भाई टॉमी के साथ रेड जोन से भागता है, लेकिन भागते हुए उन पर एक सोल्जर हमला कर देता है जिसे शूट एट साइट के ऑर्डर मिले थे और इससे जोल और उसका भाई टॉमी तो बच जाता है, लेकिन उसकी बेटी सैरा मारी जाती है। दिन साल 2023 दिखता है और अब जोल टेस नाम की एक लेडी के साथ बोस्टन में रहता है। यहाँ मिलिट्री रूल है और टॉमी अब गायब हो चुका है और उसे ढूंढने के लिए जोल को ट्रक एंड वेपन्स चाहिए। ऐसे में इन सामान के बदले मर्लिन, जो कि वहाँ पे एक ग्रुप फायरफ्लाइज की लीडर है, जोल को एली को स्मगल करने का टास्क देती है। बिकॉज एली के इन्फेक्शन को 2 वीक्स हो गए हैं लेकिन स्टिल वो ज़ॉम्बी नहीं बनी है, विच मीन्स शी इज स्पेशल। तो उसे स्मगल करने के बाद जोल को वेपन्स एंड ट्रक्स मिलेंगे जिससे वो अपने भाई टॉमी को आगे ढूंढ पाएगा। और वही समय देखते हुए जोल एली और टेस के साथ घर छोड़ देता है और रास्ते पे जाते हुए जोल को एली के इन्फेक्टेड होने वाली बात पता चल जाती है। अब एपिसोड 2 शुरू होती है और हमें शुरुआत में ही फ्लैशबैक दिखाया जाता है साल 2003 जकार्ता इंडोनेशिया का। यहाँ रत्ना नाम के माइकोलॉजिस्ट को मिलिट्री वाले एक रेस्टोरेंट से गवर्नमेंट लैब ले जाते हैं। दरअसल मिलिट्री को उनकी एक्सपर्टीज की नीड थी और उनके लैब में जाते ही एक रिसर्चर उन्हें ओफियोकोर्डिसेप्स का एक सैंपल माइक्रोस्कोप से चेक करने को कहते हैं और सैंपल देख रत्ना शॉक हो जाती है क्योंकि अब तक कॉर्डिसेप्स बॉडी में सर्वाइव नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ कुछ अलग था। वैलिडिटी के लिए अथॉरिटी उसे एक पेशेंट दिखाते हैं जिसे किसी ने पैर में काट लिया होता है और बॉडी की रिसर्च करने पर उन्हें जिंदा कॉर्डिसेप्स की लड़ी मिलती है और उसे देख रत्ना डर कर रूम से बाहर भाग जाती है। जनरल बताते हैं कि इसकी शुरुआत फ्लोर मिल से ही हुई थी। उन्होंने सभी इन्फेक्टेड ह्यूमंस को तो मार दिया लेकिन 14 वर्कर्स अभी भी गायब थे जो इन्फेक्टेड हो सकते थे और अथॉरिटीज रत्ना को इसके लिए कोई वैक्सीन मेडिसिन वगैरह बनाने को बोलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और ना ही ऐसी कुछ बनानी पॉसिबल है। अथॉरिटीज के पास बस इसे रोकने का एक ही तरीका होता है, सारे शहर में बम्बार्डिंग कर दो जिससे हजारों लोगों के साथ वो भी मारे जाएं, जो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर सकते थे। तो अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है जहां एली सो रही होती है और जोल और टेस उस पर नजर रखे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये इन्फेक्टेड में बदलने ना लग जाए। अब सब बैठकर चिकन खाने लगते हैं जो कि मर्लिन ने भेजा होता है। बता दूं ऐसे एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में चिकन खाना एक लग्जरी है। वैसे क्या आप भी चिकन खाते हो? कमेंट करना। खैर टेस के फोर्स करने पर एली बताती है कि वेस्ट में फायरफ्लाइज का कैंप है जो एली पर रिसर्च करके वैक्सीन बनाएंगे, लेकिन ये सुनकर जोल पक चुका था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये हॉक्स है और वो ये मैजिक वैक्सीन की बात सालों से सुनता आ रहा है। अब यहाँ से वो वापस जाना चाहता है लेकिन टेस उसे आगे जाने के लिए कन्विंस करती है, नहीं तो फिर उन्हें ट्रक नहीं मिलेगी और वो टॉमी को नहीं ढूंढ पाएगा। अब ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बड़ी बिल्डिंग रास्ते में गिरी होती है जिससे रास्ता ब्लॉक था। इनके पास अब 2 रास्ते के ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें लंबा वाला रास्ता थोड़ा कम डेंजरस था, तो ये पीसफुली होटल से जाने वाला लंबा रास्ता को ही चूज करते हैं। रास्ते में एली बताती है कि वो अनाथ है और कोई भी उसे ढूंढने के लिए नहीं आने वाला। वो बताती है कि कुछ वक्त पहले वो एक मॉल में चली जाती है जहां एक इन्फेक्टेड ने उसे काट लिया था। फायरफ्लाइज उसे मारने वाले थे लेकिन मर्लिन एली को बचा लेती है ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। एली बिलीव्ड कि कैंप के बाहर की दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक और इन्फेक्टेड से भरी हुई होगी, लेकिन यहाँ कोई नहीं था और तभी इन्हें एक क्लिकर की चिल्लाने की आवाज आती है। अब जैसा आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन मंदबुद्धि बालक्स वीडियो कि द लास्ट ऑफ अस के इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज आंखों से नहीं इकोलोकेशन से लोगों का पता लगाते हैं, बिल्कुल चमगादड़ जैसे। तो यहाँ भी वो इन्फेक्टेड इस तरह लोकेशन पता लगा रहे हैं। अब ये होटल पहुंचते हैं जहाँ पानी भरा हुआ था। ये पानी को पार कर ऊपर हॉलवे में जाकर देखते हैं, वहाँ मलबे की वजह से रास्ता ब्लॉक होता है। टेस हॉलवे के अंदर घुसकर रास्ता ढूंढने जाती है और एली जोल बात करने लगते हैं जहां जोल बताता है कि ही फील्स बैड कि उसने इन्फेक्टेड को मारा क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी कभी इंसान ही थे। पिछली रात के बाद एली यहाँ जोल से बात करके जानना चाह रही है कि कहीं वो किसी सनकी के साथ तो नहीं है। तभी टेस वापस आकर बताती है कि उसे रास्ता तो मिल गया लेकिन आगे बहुत सारे इन्फेक्टेड पड़े हैं जो उनके लिए खतरा बन सकते हैं। ये इन्फेक्टेड दरअसल क्वारंटीन जोन को ढूंढने आए ह्यूमंस थे जो मंजिल तक पहुंचने से पहले इन्फेक्टेड हो गए और तभी एली देखती है कि ये इन्फेक्टेड हाइव माइंड जैसे आपस में कनेक्टेड हैं। तो टेस बताती है कि ये फंगस पेड़ के रूट्स के जैसे जमीन के अंदर भी फैले होते हैं और ये फंगस मीलों दूर तक फैले हैं, मतलब कि इनकी लड़े आसपास के इलाके में भी फैल गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स के अपसाइड डाउन ग्रोथ की तरह। इन्फेक्टेड के साथ कनेक्ट होने पर ये उनसे जुड़ा कॉर्डिसेप्स हाइव माइंड उन्हें मीलों दूर तक की जानकारी दे सकता है। मतलब अगर आप जंगल में हो और गलती से किसी फंगस पर पैर रख दिया तो दूरी पर पड़े हुए इन्फेक्टेड भी एक्टिव हो जाएंगे और वो समझ जाएंगे कि आप यानी कि उनका शिकार कहाँ है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इनका ये नेटवर्क बहुत बड़ा होता है।
ऐसे में इन्हें ना चाहते हुए भी छोटा रास्ता लेना पड़ता है और ये म्यूजियम के अंदर जाते हैं। वहाँ इन्हें सूखा फंगस दिखता है जिससे जोल प्रेडिक्ट्स कि अंदर के सभी इन्फेक्टेड मर चुके होंगे। लेकिन उन्हें अंदर जाने पर एक पर्सन दिखता है। वो मरा हुआ होता है लेकिन उसके घाव बहुत गहरे थे और इस पर टेस बोलती है कि इसके साथ जो हुआ होगा वो डेफिनेटली बाहर हुआ होगा और ये हो सकता है अंदर जान बचाने आया हो और तब मारा गया। आगे जाने पर इनका पाला क्लिकर से पड़ता है। जोल बताता है कि शांत रहो बिकॉज ये क्लिकर उन्हें देख नहीं सकते बट ये बहुत दूर तक का सुन सकते हैं। फिर ये तीनों एक एक कदम फूंक कर आगे बढ़ने लगते हैं और बस तभी आगे बढ़ते हुए इनकी मुलाकात एक और क्लिकर से हो जाती है और उसे देख एली की सांस फूल जाती है जिससे सुन क्लिकर इन पर अटैक कर देता है और तब जोल आकर इन्हें बचाता है और तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इन क्लिकर्स के साथ लंबी लड़ाई चलने के बाद जोल इन्हें हेडशॉट मार देता है। टेस अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टेट हाउस बिल्डिंग पहुंचना चाहती है। वहीं क्लिकर से लड़ते हुए टेस के पैर में मोच आ गई और एली एक बार फिर इन्फेक्टेड हो गई लेकिन इम्यून होने के कारण उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। म्यूजियम से बाहर जाने पर इनके सामने एक ट्रक खड़ी दिखती है लेकिन फायरफ्लाइज का कोई भी मेंबर वहां नहीं होता और ड्राइवर की लाश उन्हें दिखती है जिसके ब्लड के धब्बे स्टेट हाउस के अंदर जा रहे थे। मतलब यहाँ कुछ खतरनाक हुआ होगा। अब टेस एली के साथ बिल्डिंग के अंदर जाती है और जोल भी पीछे से आता है। अंदर एली को पिक करने आए सभी फायरफ्लाइज की लाशें बिछी हुई थी और छानबीन करने से जोल डिस्कवर्स कि फायरफ्लाइज का एक मेंबर ऑलरेडी इन्फेक्टेड था। यानी यहाँ इन्हें दूसरे ग्रुप फेड्रा ने नहीं मारा और इन्फेक्शन के कारण इन्होंने खुद की जान ले ली। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनका मिशन फेल हो चुका है। अब टेस पूरे पैनिक मोड में सबके बैग्स चेक करने लगती है कि किसी के पास तो कोई मैप होगा जिससे ये आगे बढ़ सके लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। टेस सिर्फ अब एली को फायरफ्लाइज के कैंप तक पहुंचाना चाहती है। टेस को पैनिक होता देख एली बोलती है कि टेस भी अभी के क्लैश में इन्फेक्ट हो गई है और यहाँ टेस दिखाते है कि वो भी इन्फेक्टेड वाकई हो चुकी थी और वो रोने लगती है। उसका बाइट मार्क बहुत एक्टिव था। वहीं एली का बाइट मार्क खुद हील हो रहा था जिससे जोल कंफर्म्स कि एली इम्यून है। टेस चाहती है कि जोल एली को लेकर बिल ऑफ फ्रैंक के पास चला जाए और अब ह्यूमैनिटी को बचाना जोल के ही हाथों है। अब बिल ऑफ फ्रैंक कौन है ये आपको आगे पता लगेगा और इससे पहले कि जोल ये सब प्रोसेस कर पाता उसके सामने एक अधमरा फायरफ्लाई का मेंबर हमला कर देता है और जोल हेडशॉट देकर उसे मार देता है। लेकिन तभी धीरे धीरे जमीन पर पड़े कॉर्डिसेप्स फंगस की लड़े उस फायरफ्लाइज के सोल्जर के हाथों को जकड़ लेती है। मतलब कि आसपास के इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी को इनकी लोकेशन पता चल चुकी है और सभी ज़ॉम्बीज कुछ ही देर में यहाँ तक पहुंच जाएंगे। टेस जोल को एली को लेकर आगे जाने को बोलती है ताकि वो बच जाए और टेस इन्फेक्टेड्स को बिल्डिंग के अंदर ही रोक लेगी। एली के मना करने के बावजूद जोल उसे खींचकर अंदर ले जाता है। इधर अंदर टेस रुक कर पेट्रोल को गिराने लगती है क्योंकि उसका प्लान सिंपल था कि वो बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करके सबको मार देगी। लेकिन तभी मेन टाइम पर लाइटर काम करना बंद कर देता है और एक बार फिर प्लान फुस हो जाता है और तभी एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी आकर टेस को किस करने लगता है। मतलब भाई यहाँ कुछ और ही सीन चल रहा है और तभी लाइटर जल जाता है और टेस फर्श पर उस लाइटर को गिरा देती है और एक बड़ा धमाका होता है जिसे बाहर खड़े एली और जोल देखकर दंग रह जाते हैं। लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकते थे और एपिसोड 2 यहाँ खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 3 शुरू होती है और टेस की डेथ के बाद जोल और एली में जबरदस्त ऑकवर्डनेस बढ़ गई है। एली ने जोल को साफ साफ बताया कि वो टेस की मौत के लिए उसे रिस्पॉन्सिबल ना समझे। एली को स्मगल करने के बदले फायरफ्लाइज को हेल्प करके बैटरी लेने का डिसीजन भी इन्होंने ही लिया था तो एली को इसके लिए ना टोका जाए। लेकिन जोल इस पर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। ऑब्वियसली उसका मूड बहुत ऑफ हो चुका है। अब बिल ऑफ फ्रैंक के घर जाने से पहले जोल एली को गैस स्टेशन ले जाता है। कुछ सालों पहले यहाँ जोल ने फ्यूचर यूज के लिए सप्लाई छिपा कर रखा हुआ था तो यहाँ वो वही ढूंढने गया है। गैस स्टेशन में वीडियो गेम मशीन देख एली को मॉडल कॉम्बैट गेम की याद आ जाती है जो कि एली को बहुत पसंद थी। लेकिन अब ये मशीन काम नहीं करती। खैर जब जोल सामान ढूंढ रहा था तब एली बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहां उसे एक और इन्फेक्टेड दिखता है जो उसे कुछ नहीं करता क्योंकि वो मलबे के अंदर फंसा होता है। एली ऐसे में उसके नजदीक जाती है और इन्फेक्शन की छानबीन करने के बाद उसे मार देती है। ऊपर जोल को सप्लाईज मिल जाती है और एली के मारना करने के बावजूद शुरू में दिखे करप्ट सोल्जर ली से छीने राइफल को जोल यहीं छोड़ देता है। एली उसे अपने लिए बंदूक देने को बोलती है लेकिन जोल मना कर देता है क्योंकि वो अभी छोटी बच्ची है। रास्ते में जोल से एली ने आउटब्रेक वाले दिन के बारे में पूछा क्योंकि फेडरा के स्कूल में गवर्नमेंट उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो वैसे तो जोल को भी एग्जैक्टली इस बारे में नहीं पता था कि इन्फेक्शन फैलने की असली वजह क्या थी, लेकिन वो बताता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये कॉर्डिसस इन्फेक्शन पैक्ड फूड सप्लाई की वजह से ही स्प्रेड हुआ होगा। सितंबर 25, 2003 को वो फूड मार्केट में आया एंड देन फंगल इन्फेक्शन फैलने लगा एंड उसके बाद इन्फेक्टेड ह्यूमंस ने तेजी से काट कर इस फंगस को और भी ज्यादा लेवल पर स्प्रेड कर दिया और सिर्फ 2-3 दिन में पूरी दुनिया खत्म हो गई। आगे रास्ते में चलते हुए एली को रोड के किनारे पड़े कई कंकाल दिखते हैं
इन मासूम लोगों को क्वारंटीन जोन में रखने के बहाने लाया गया था, लेकिन क्वारंटीन जोन के भर जाने से एक्स्ट्रा लोगों को मिलिट्री वालों ने कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया, विच गिव्स अस अ हिंट कि इट्स बेटर कि ऐसे सिनेरियो में गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट ना रहा जाए और खुद ही सरवाइव करने की कोशिश की जाए। इनफैक्ट जोल की बेटी सैरा को भी एक सोल्जर नहीं मारा था और ऐसे इनोसेंट लोगों को मारने की वजह यही थी कि अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो ये बीमारी ज्यादा लोगों में फैलेगी नहीं। तो इसी सब रीजन से इफ यू आर कैपेबल तो गवर्नमेंट से दूर ही रहना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ रीजन है एपोकलिप्स में गवर्नमेंट पर ट्रस्ट ना करने के, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो देख लेना। खैर अब हमें फ्लैशबैक में हड्डियों की और बिल और फ्रैंक की स्टोरी दिखती है जिनसे मिलने ये जा रहे हैं और हमें पता चलता है कि ये हड्डियां लिंकन टाउन के रेसिडेंट्स की थी। 30 सितंबर 2003 को सोल्जर सबके घर खाली करवा रहे। सोल्जर्स के जाने तक बिल साइलेंटली अपने घर के बेसमेंट में छिपा था। सोल्जर्स और लोगों के जाते ही बिल ने पूरे लिंकन टाउन को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना ली और धीरे धीरे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंस लगाकर खुद को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया। इस टाउन में सालों तक सर्वाइव करने के लिए बिल के पास वो सारी जरूरी चीजें थी और सर्वाइवल एक्सपर्ट होने की वजह से बिल को सिक्योरिटी सिस्टम की भी अच्छे से जानकारी थी। 2003 से 2007 तक बिल अकेला इस टाउन में सर्वाइव कर रहा था, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात फ्रैंक से हुई। फ्रैंक उसके साथियों के साथ बोस्टन जाने के लिए निकला था, बट अब ये अकेला जिंदा बचा है। बिल ने फ्रैंक को चेक किया तो वो इन्फेक्टेड नहीं था और साथ ही फ्रैंक ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, तो बिल उसे खाने के लिए अपने घर ले गया। मतलब वो एक अच्छा आदमी है। अब लेकिन फ्रैंक के जाने का वक्त था। जाने से पहले फ्रैंक ने सामने पड़ा पियानो बजाने की रिक्वेस्ट की। थोड़ी देर बाद बिल दर्द भरा गाना गाने के साथ पियानो बजाने लगा, लेकिन आगे हम देखते हैं कि ये लोग तो एक दूसरे की बजाने लग जाते हैं। अरे आई मीन दे बोथ फेल इन लव विथ ईच अदर, क्योंकि ये होमोसेक्सुअल थे। खैर देखते ही देखते दोनों की आशिकी परवान चढ़ने लगती है। अब साल 2010 आता है जहां बिल फ्रैंक से गुस्सा होता है क्योंकि फ्रैंक किसी लेडी से फोन पर बात कर रहा होता है और यहाँ एंट्री होती है टेस और जोल की। दरअसल फ्रैंक इनसे ही फोन पर बात कर रहा था और दोनों की एक दिन मीटिंग फिक्स होती है। अब टेस और जोल इन दोनों को ऑफर देते हैं कि वो साथ में स्मगलिंग कर सकते हैं। बिल और फ्रैंक से रिसोर्सेज के बदले टेस और जोल उन्हें क्वारंटीन जोन से चुराए गए मेडिसिन और हथियार देंगे। इसमें बिल तो इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि उसके पास वो सब था जो उसे चाहिए, लेकिन फ्रैंक के कारण वो मान जाता है। बाय द वे बता दूं, रेडियो पर 60s और 80s का सीक्रेट कोड का जो आइडिया था वो भी फ्रैंक का ही था। अब साल 2013 का होता है जब फ्रैंक ने जोल से बिल के वेपन्स के बदले स्ट्रॉबेरी सीड्स की डील कर ली थी और उसने दिन स्ट्रॉबेरी खिलाकर बिल को इमोशनली सरप्राइज दिया। बढ़ती उम्र के कारण बिल की हेल्थ जवाब देने लगी थी और एक दिन होता है कि अचानक से कुछ खतरनाक, क्योंकि रेडर्स का एक ग्रुप उनके लोकेशन पर हमला कर देता है। आपको बता दूं, रेडर्स वैसे लोगों को कहते हैं जो दूसरों के सामान को लूट कर अपना गुजारा करते थे। हालांकि बिल के सिक्योरिटी सिस्टम्स ने उन्हें सुरक्षित रखा, लेकिन एक गोली बिल को भी लग जाती है। बिल को लगा कि आज उसका आखिरी दिन है और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन फ्रैंक ने उसकी जान बचा ली। अब इस घटना को 10 साल हो चुके थे। साल 2023 आ गया और किसी कारण से फ्रैंक का लोअर पार्ट अब पैरालाइज्ड हो चुका था और उसे लगता है कि वो बिल पर एक बोझ बन गया है। वो जानता है कि अब उसकी पैरालिसिस का कोई इलाज नहीं है, इसलिए वो बिल को उसे नींद की दवाई की ओवरडोज से मारने को कहता है। लेकिन इससे पहले वो शादी करके अपनी लाइफ का सबसे अच्छा पल जीना चाहता है। बिल किसी तरह दिल पर पत्थर रखकर उसकी ये विश पूरी करने को मान जाता है। रात में दोनों शादी करते हैं और आखिरी मिल में दोनों वही खाना खाते हैं जो इन्होंने फर्स्ट मीट में खाया था। बिल सभी दवाइयों को फ्रैंक के ग्लास में देने के साथ में पूरी वाइन की बोतल में भी दे देता है, जो कि वो खुद भी पीने वाला था, क्योंकि फ्रैंक के मरने के बाद बिल अकेला सरवाइव करके क्या ही करता, इसलिए वो खुद की भी जान लेने का डिसाइड करता है। आखिरकार फ्रैंक और बिल दोनों अपनी अपनी जान पी लेते हैं और मर जाते हैं। अब स्टोरी टाइमलाइन में वापस प्रेजेंट में आती है। बिल के घर में जाते ही जोल और एली समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। हल्की छानबीन से इन्हें एक लेटर पढ़ा मिलता है जो बिल ने स्पेशली जोल के लिए लिखा था। उसमें बिल ने अपनी सारी कहानी बताई और साथ ही ये बताया कि उसने अपनी हथियार और इक्विपमेंट को जोल के लिए छोड़ दिया है, जिससे जोल टेस को प्रोटेक्ट कर सके। बस लेटर पढ़ते ही हमारा सख्त लौंडा जोल पिघल चुका था और उसकी आंखों से पसीने निकलने लगते, मतलब कि वो रोने लगता है। वो इमोशंस कंट्रोल करके घर से बाहर जाता है। उसे गैराज में ट्रक और बैटरी मिल जाती है। जोल एली को बताता है कि अब दोनों इसी ट्रक से टॉमी को ढूंढने व्योमिंग जाएंगे। चूंकि टॉमी भी फायरफ्लाइज का मेंबर था तो इट्स पॉसिबल कि वो अपने पुराने कनेक्शन से इन्हें लैब तक पहुंचा दे। लेकिन एक छोटी सी शर्त ये थी कि अब एली कभी भी टेस्ट की टॉपिक को नहीं छेड़ेगी और किसी को नहीं बताएगी कि वो इम्यून है। अब दोनों बेसमेंट में जाकर आगे की ट्रिप के लिए सामान गैदर करना शुरू करते हैं। मरने से पहले बिल रेडियो को टाइमर बंद करना भूल गया था। इस वजह से रीसेट ना होने के कारण रेडियो पर 80s के गाने बज रहे थे, यानी कुछ बड़ी मुसीबत वाले। बिल की वेपन्स वाली दीवार देख एली ने फिर से जोल से गन रखने की परमिशन मांगी, लेकिन जोल ने फिर से मना कर दिया।
अब जब जोल नहाने में बिजी था तब एली चुपके से फ्रैंक का एक पिस्टल मना करने के बावजूद छिपाकर अपने बैग में रख लेती है। फिर ये दोनों ट्रक में बैठकर व्योमिंग के लिए निकल जाते हैं और एली बताती है कि वो फर्स्ट टाइम किसी गाड़ी की सवारी कर रही है। और एपिसोड 3 यहाँ खत्म हो जाती है। अब यहाँ से आगे की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होगी और चैनल पर जल्द आएगी, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। लेकिन अगर आपको द वॉकिंग डेड सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना है तो राइट साइड पर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाओ जाकर देख लो। बाय।